2000 TGT 2021 के प्रश्नों को हम देख चुके हैं, 2021 के प्रश्नों को देख चुके हैं। आज 22 के प्रश्नों को देखेंगे। 2022 में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, आप कोशिश करिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। 2022 वाले में जो नए जुड़े हैं, जो दिए हैं वो ये चेक करेंगे कि हमारी क्या वही गलतियाँ फिर से पुनः रिपीट हो रही हैं। अगर वो रिपीट हो रही तो उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो उस प्रश्न को आप नोट कर लेंगे। बाकी जो नए हैं वो अपना एग्ज़ाम दीजिए, टेस्ट समझ के दीजिए। 125 प्रश्नों का आप देखिए कि 115-20 तक आपका जा रहा है कि नहीं, 122 तक जा रहा है कि नहीं। इस बार 122 कट ऑफ गई तो आप कोशिश करेंगे कि हमारा 122 तक जा रहा है कि नहीं, 122-23 तक जा रहा है कि नहीं, यही आप चेक करेंगे, अंत में बताएंगे। अगर आपका स्कोर 115 के ऊपर जा रहा है तो आप अच्छे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, आप अच्छे हैं। 115 के ऊपर जा रहा है तो आप 115 के ऊपर रहेगा तो आप हमें बताइएगा। चलिए एक एक प्रश्नों को देखिए। वैकेंसी के बारे में हमने आपको पहले ही एक वीडियो में ही बता दिया है ना, सारी डिटेल्स। वैकेंसी देखिए सितंबर के प्रथम सप्ताह में भी आ सकती है, इस अगस्त महीने में भी आ सकती है, सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कह भी दिया है कि हम 6 महीने के अंदर 1 लाख नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। तो अब उसी 6 महीने के अंदर ही सारी चीज़ें होनी है। अब आप घूमिए, खेलिए, रिश्तेदारों के पीछे टहलिए, ये तो आपका काम है। आप जो भी करना चाहें ये आपका व्यक्तिगत मसला है। आप पढ़ाई छोड़ के 6 महीने आप घूमना टहलना यात्रा में निकाल दें तो आप जिम्मेदार हैं, सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकार तो देने जा रही है ना। तो चलिए ठीक है, चुनावी वर्ष है, हमने आपको पहले ही बताया चुनावी वर्ष है। ये समझ लीजिए कि ये आपका 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण है, 3-4 महीने। इसमें बहुत सारी योजनाओं का लाभ भी आपको मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए अब कुछ कहवाइए मत, अब अपनी तैयारी पे चलिए। प्रश्न ज़्यादा है तो अब फालतू की बहस करने का कोई मतलब भी नहीं। चलिए, रचना विधा सुमेलन में असंगत है, बताइए। एक और रचना दी गई है, एक और रचना की विधा दी गई है, आपको बताना है असंगत है। एक तरफ रचना दिया गया है, एक तरफ किस विधा की रचना है वो दी गई है, बताइए, असंगत है। तो बताइए, मधुशाला कहानी नहीं है, यह क्या है? काव्य रचना है, काव्य रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। यही असंगत है, असंगत पूछा जा रहा है, इसीलिए कहते हैं कि 2022 वाले में भी इसमें लोग धोखा खाए थे। तो कुछ लोगों की गलती यहाँ हुई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। चलिए, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास बताना है। चलिए बताइए, मौलिक उपन्यास। तो बहुत सही, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु यह लाला श्रीनिवास दास का है, लाला श्रीनिवास दास का है, आप जानते हैं। तो परीक्षा गुरु किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें भी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब आइए, अभी तक आप ध्यान से प्रश्न देखा करिए, पहले प्रश्नों को देखिए तब सॉल्व किए करिए। नहीं पूछा जा रहा है, हाँ पूछा जा रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य का लक्षण नहीं है? पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर प्रश्न को अंडरलाइन करेंगे, फिर वहाँ गोला या तो बनाएंगे, कुछ न कुछ क्रियाकलाप आप करेंगे, तभी आपका सरल प्रश्न बचेगा। कुछ न कुछ क्रिया आप करेंगे। देखिए यहाँ आप गोला बना लीजिए। नहीं पूछा जा रहा है, महाकाव्य का लक्षण नहीं। तो इसमें 8 सर्ग होने चाहिए, यह भी सही है। यह मुक्तक शैली में होता है, यही गलत है। यह प्रबंधात्मक शैली में होता है, प्रबंध काव्य होता है, यह प्रबंध होता है। इसमें 8 रस होने चाहिए। हाँ भाई, एक मुख्य रस प्रधान होता है, एक प्रधान रस के रूप में, चाहे जो भी अंगी रस हो, उसके बाद सभी रसों का होना अनिवार्य है। नायक धीरोदात्त गुण युक्त होना चाहिए, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर प्रश्न हम देख चुके हैं, मुक्तक शैली में नहीं, यही महाकाव्य का लक्षण नहीं है। अगले प्रश्न पे चलिए, अगले प्रश्न पे अब देखिए। अगले प्रश्न, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक, ये बहुत सरल प्रश्न है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत आसानी से चलिए और बताइएगा अंत में आपके कितने सही हो रहे हैं। और कमेंट करते रहिए कौन सा विकल्प आपका सही हो रहा है। कमेंट करते रहिए, कमेंट करिए, आप कमेंट करने में पीछे मत हटिए। चलिए,
दोहा छंद के विषम चरणों में मात्राएं होती हैं। हमने बताया था कि दोहा में कम से ज़्यादा आप चलेंगे। तो दोहा की बात करें तो दोहा में 13 और 11 मात्राएं होती हैं। ये चीज़ आप जानते हैं। दोहा में 13 और 11 मात्राएं होती। 13 मात्रा विषम चरण में, विषम चरण में, और 11 मात्रा सम चरण में। तो बताइए मेरे भाई, तो कौन सा होगा? 12 होगा। 12, ऑप्शन नंबर सी। 5 हो गए, 5 प्रश्न हो गए। अभी तक आप गलत कर रहे हैं तो आप अब संभल के चलिए। अगर आप गलती कर रहे हैं तो आप संभल के चलिए। 125 तक इसी प्रकार आपको चलना है। आप देखिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। 125 आज यही देखना है। आज हम भी देखेंगे। अंत में अपना स्कोर आप कमेंट कर दीजिएगा, तभी हम जान पाएंगे। चलिए, 5 हो गया। छठे नंबर को बहुत संभल के करिएगा। प्रश्न पढ़िए आराम से, 1 मिनट का समय दिया करिए एक प्रश्न पे। राग दरबारी किस विधा की रचना है? राग दरबारी की बात करें तो यह श्रीलाल, आप मैसेज करते रहिए। श्रीलाल किस विधा की रचना है? आप मैसेज करिए। श्रीलाल शुक्ल की रचना है। श्रीलाल किसकी है? श्रीलाल शुक्ल की रचना है राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल की रचना है राग दरबारी। इसके लिए इनको, राग दरबारी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कब मिला था? 1969 में, शायद 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगर इनकी और रचनाओं की बात करें तो देखिए, श्रीलाल शुक्ल की और रचनाओं की बात करें तो अज्ञातवास हो गया, जो बार बार पूछा जाता है। देखिए, एरो बना लीजिए। अज्ञातवास। विश्रामपुर का संत। और इनकी रचनाओं की बात करें तो पहला पड़ाव, फिर उसके बाद इनका देख रहे हैं राग दरबारी तो है ही है। फिर सूनी घाटी भी है इन्हीं की। सूनी घाटी सूरज, आगे जोड़ लीजिएगा। सूनी घाटी सूरज। फिर उसके बाद इनकी एक रचना और है, आदमी का जहर। तो आप इसे नोट कर लेंगे। ये सारे श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास हैं, सभी श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास हैं। तो राग दरबारी क्या है? व्यंग्य उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण करुण रस का है? ये सारे सरल प्रश्न हैं, इसको आप तुरंत मत लगा दिए करिए, पहले इसको पढ़िए शांत दिमाग से। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। अब देखिए किसमें शोक है, शोक को ढूंढिए। अब देखिए, इसमें तो सीधा सीधा क्रोध है, तो इसमें तो हो ही नहीं सकता। रौद्र रस है, रौद्र रस हो गया। रणभूमि में वीर शब्द जैसे ही प्रयोग हो जाए तो समझ जाइए वीर रस है। भाई वीर रस है, रणभूमि की बात हो तो वीर रस हो जाएगा। चलिए, हास्य रस में जानते हैं आप, हास्य रस, हाँ ना। अब चलिए, प्रियजन की मृत्यु पर ही आपका करुण रस होता है। करुण रस का अस्थाई भाव, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। शोक होता है। अगर हम बात करें रौद्र रस का स्थायी भाव, रौद्र रस का अस्थाई भाव तो क्या होगा? क्रोध होगा। ऊपर लिखा है क्रोध होगा, क्रोध होगा। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होगा। वीर रस का अस्थाई भाव, वीर रस का देखिए तो उत्साह होगा, उत्साह मेरे भाई। चलिए, अब अगले प्रश्न पे देखेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो गया है।
अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, बहुत आराम से करिएगा, टोटल सरल प्रश्न है, बहुत बचा के चलना है। आप अंत में देखिए आपका कितना सही हो रहा है। आप समझ लीजिए कि हम पेपर दे रहे हैं, इस तरह से इसको सॉल्व करिए। आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और आप सीरियस होकर 2 घंटे आज निकालिए। 10 साल से आप पढ़ रहे हैं, 5 साल से पढ़ रहे हैं, एक बार चेक करिए कि हम कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। अगर हमारे अंदर कमियाँ हैं तो उसको निकालें, प्रयास करें कि हम उसको निकाल लें, नहीं तो फिर यही कमियाँ आप एक बार और 26 में मिस हो जाएगा तो कहानी ख़त्म हो जाएगी, अब कोई विकल्प नहीं बचेगा। झूठा सच उपन्यास के रचयिता, झूठा सच उपन्यास किसका है, यही पूछा जा रहा है। झूठा सच उपन्यास आपको बताना है यह किसका है। तो झूठा सच उपन्यास की बात करें, बताइए, आप मैसेज कर दीजिए तब। बहुत अच्छा, तो यशपाल का है। किसका है मेरे भाई, यशपाल का। झूठा सच उपन्यास का, देखिए झूठा सच उपन्यास, झूठा सच के 2 भाग हैं। पहला है वतन और देश, वतन और देश भाग पूछा जाता है बहुत बार। यह 1960 में है, 1900 कितने में है, 58 में, 60 नहीं 58 कर लीजिएगा इसको, 58 कब है, 1958, यहाँ 8 बना लीजिए, दूसरा वाला 60 में। दूसरा है देश का भविष्य, देश का भविष्य मेरे भाई, यही आपका 1960 में है, 1960 में है। अब आगे देखिए, झूठा सच उपन्यास के 2 भाग हैं, वतन और देश। दूसरा है देश का भविष्य, पहला 1958 में है, दूसरा 1960 में है। अगर हम यशपाल के और उपन्यासों की बात करें तो इनका है दादा कामरेड, दादा कामरेड, दादा कामरेड। फिर है देशद्रोही, देशद्रोही हो गया। फिर दिव्या, इसी में कामा लगाते हुए लिखिएगा, दिव्या नाम होता है ना बच्चियों का, तो दिव्या। उसके बाद अप्सरा का श्राप, अप्सरा का श्राप यहाँ लिख दे रहे हैं, श्राप, अप्सरा का श्राप। फिर अगर इसमें हम राही मासूम रजा की बात कर लें, एक पेज लेके आपको बता ही दे रहे हैं राही मासूम रजा। चलिए, राही मासूम रजा, इनके उपन्यासों को देख रहे हैं। राही मासूम रजा, ये आंचलिक उपन्यासकार थे, इनका उपन्यास पूछा जाता है बार बार। तो आधा गांव, कामा करके लिखते जाइएगा, आधा गांव, आधा, देखिए कामा यहाँ नहीं लगाना है, गांव वो तो चलिए, आधा गांव। दूसरा है टोपी शुक्ला। तीसरा है भैया जौनपुर वालों के लिए, तीसरा है इनका ऊंस की बूंद। अच्छा, जौनपुर वाले तो इसको याद कर सकते हैं ना, हिम्मत जौनपुरी, हिम्मत, आप हिम्मती हैं तो आप याद कर लीजिए, हिम्मत जौनपुरी, हिम्मत जौनपुरी, जौनपुर वाले याद कर लें भाई, सबको याद करना है इसलिए इसका नाम ले रहे हैं, जौनपुर वाले जो हैं उनको याद ही हो जाए। एक दिल एक सादा कागज, दिल एक सादा कागज, दिल एक सादा कागज। अब देखिए इनकी 2 रचनाएं और हैं, सीन 75 करके है, सीन 75 आप कहते हैं ना, बड़ी अच्छी सीन आ रही, तो सीन 75। और अगली है कटरा वी आरजू। तो कितने उपन्यास इनके हमने देखे भाई, आधा गांव, ये दोनों एक ही में है, आधा गांव। टोपी शुक्ला,
एक में है, टोपी शुक्ला। ओस की बूंद ये एक है, हिम्मत जौनपुरी। देखिए राही मासूम, दिल एक सादा कागज़, दिल एक सादा कागज़ है। उसके बाद सीन 75 और कटरा भी आरजू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। तो इसमें झूठा सच यशपाल का है, बहुत सरल प्रश्न आया था। अब अगले प्रश्न को देख रहे हैं मेरे भाई। आदान का विलोम बताना है। आदान, आदान मतलब ग्रहण होता है, ग्रहण करना होता है। चलिए, आदान का विलोम क्या होता है? आदान का विलोम प्रदान हो जाएगा। आदान का विलोम प्रदान हो जाएगा। तो ये तो सरल सा प्रश्न था, इसको हमने देख लिया। आदान का विलोम प्रदान हो जाएगा। अगले प्रश्न पे, नमस्कार का संधि विच्छेद करना है। बहुत आराम से करिए, यही सरल प्रश्न आपके गलत होते हैं। चलिए कमेंट करके बताइए, बताइए कमेंट करके। थोड़ा आप जल्दी करेंगे तो 1.5 घंटे की क्लास होगी। चलिए, नमस्कार का संधि विच्छेद आपको करना है। नमस्कार का संधि विच्छेद करना है, बहुत अच्छा। पूजा, पूजा का आंसर बहुत ही अच्छा है। चलिए, नमः धनकार कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें मेरे भाई बहन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ना। विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है इसमें। चलिए अगले प्रश्न पे, का वर्षा जब कृषि सुखाने। जब आपको नौकरी की आवश्यकता ही नहीं रहेगी तो फिर नौकरी मिलने से, अभी आपको ज़रूरत है मिल जाए तो ठीक है, जब नहीं मिलेगी, जब आपको ज़रूरत नहीं रहेगी किसी वस्तु की तो अब वह वस्तु मिलेगी ही तो आप क्या करेंगे? तो बताइए, का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब फसल आप बोए हैं, आज आपको धान में पानी की आवश्यकता है, तो बारिश ठंडी में हो या किसी दूसरे मौसम में हो, जब ज़रूरत ना हो या खेत की सिंचाई कर दें, तो वही चीज़ें हैं का वर्षा जब कृषि सुखाने। जब हमारा धान सूख ही जाए तो बताइए इसका क्या मतलब है? का वर्षा जब कृषि सुखाने। बहुत समझ के उत्तर दीजिएगा। अभी 11 तक में आपके कितने सही हुए? 11 प्रश्नों में से आपके 11 सही हो रहे हैं कि नहीं? अच्छा, राहुल, इनका 10 सही हुआ है, 5 लोगों का 11 सही हुआ है। चलिए और बाकी लोग मैसेज करिए। चलिए, इसमें कौन सा सही होगा? 11। समय बीत जाने पर, ऑप्शन नंबर डी, समय बीत जाने पर सहायता का कोई लाभ नहीं है। अधिक वर्षा हानिकारक है, वर्षा से फसल नष्ट हो जाती, खेती में परिश्रम आवश्यक है, इसका कोई तर्क ही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि नहीं है? 2000 ये जो प्रश्न पूछा गया 22 वाले विज्ञापन का, इसमें नहीं शब्दों का प्रयोग ज़्यादा किया है, इसीलिए आपका 4-5 प्रश्नों से चयन रुका है, हमें लग रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? बताइए। तो सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। किस? हाँ, सूरदास किस भक्ति काव्य धारा के कवि हैं? कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। ये चीज़ आप देख चुके हैं, और बाकी सभी संत काव्य धारा के कवि हैं। चलिए, निर्गुण है। जिस शब्द का प्रयोग सुनने में अप्रिय लगे वह कौन सा दोष होता है? भाई आप कानों से ही सुनेंगे तो श्रुति सुनने में जब कठिन लगे, कड़ुआ लगे, तो कौन सा होगा? श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति कटुत्व कौन सा हो जाए? श्रुति कटु हो जाएगा। तो अभी तक 13 में आपके कितने सही हुए? वाह भाई, 13 का 13 चल रहा है। चलिए अब अगले प्रश्न पे देखेंगे। आपका 13 का 13 चल रहा है। चलिए 14 का 14, जिसका 1-2 गलत हो गया चिंता मत करिए, अब आगे कोशिश करिए कि 125 का 25 ही बैठे। जो पूरा किए हैं वो 125 का 25 करेंगे। चलिए ध्यान से, बहुत एकदम आराम से देखिए। सराहपा के साहित्यिक परंपरा के कवि माने जाते हैं। ये भी सरल प्रश्न है, बहुत सोच समझ के। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सिद्ध साहित्य के किसके भैया? सिद्ध साहित्य के। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिद्ध साहित्य हो गया, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए 15, रामः किस विभक्ति का रूप है? रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामः से ही शुरू होता है, तो कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा। बहुत सरल प्रश्न आए थे 2022। चलिए अगला, निम्नलिखित में से हिंदी की विभाषा कौन सी है? हिंदी की विभाषा कौन सी है?
हिंदी की विभाषा कौन सी है, यही आपको बताना है। बताइए हिंदी की विभाषा कौन सी है। हिंदी में 5 विभाषाएं हैं। 5 विभाषाएं हैं, कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। इसके अंतर्गत आप देखेंगे, तो 5 बोलियां आती हैं। 5 बोलियां आती हैं मेरे भाई, 5 बोलियां। देख लें, 1 मिनट, आपको याद भी हो जाएगी। तो पहला कौन सा है? खड़ी बोली, खड़ी बोली ना, इसे कौरवी नाम से जानते हैं, कौरवी ना। एक ये हो गया। दूसरा आपका ब्रज भाषा हो गया, ब्रज भाषा, दूसरा आपका ब्रज भाषा हो गया। तीसरा आपका हरियाणवी हो गया, हरियाणवी हो गया। चौथा आपका बुंदेली, पांचवा आपका कन्नौजी हो गया, कन्नौजी। तो ये पहली विभाषा। 5 विभाषाएं, 17 बोलियां आबलिक 18 बोलियां, किसी किसी में 18 मिलती हैं। तो चलिए हिंदी, आप हेडिंग बना लीजिए, या तो हिंदी की हेडिंग बना लीजिए, हिंदी की विभाषाएं व बोलियां, या इसी विभाषाओं को उपभाषा कहते हैं। विभाषाओं के बाद उपभाषा ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, वह बोलियां। अच्छे से समझ लीजिए। पहली उपभाषा या विभाषा, पहली उपभाषा, इसमें ऑप्शन नंबर देखिए, पूर्वी हिंदी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। तो इस प्रश्न को आप टिक कर लेंगे, तब आगे चल रहे हैं आपको बताते हुए, अच्छे से बता दे रहे हैं, ये चीज़ आप समझ जाइए। फिर अपभ्रंश के रूपों को बता देंगे, नहीं तो आप विभाषा और अपभ्रंश के रूप में इधर उधर मागधी अर्धमागधी में दोनों का मेल करा के आप भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन आपको होता है। तो 16 नंबर प्रश्न में आप देखना, ये उत्तर आपका पूर्वी हिंदी होगा। थोड़ा सा पेज लेंगे, 2 पेज लेंगे तभी हो पाएगा, 1 2 ना। अब देखिए, यहाँ तक हम देख चुके थे, पहली विभाषा देख चुके थे। अब देखिए विभाषा नंबर 2, पूर्वी हिंदी। अब इसके अंतर्गत 3 आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ना, छत्तीसगढ़ी। अब देखिए उसके बाद बिहारी हिंदी, तीसरी विभाषा बिहारी हिंदी। इसके अंतर्गत भी 3 आती हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही, मैथिली और भोजपुरी मेरे भाई। उसके बाद आपका पहाड़ी हिंदी आता है। चलिए पहाड़ी हिंदी को लिखेंगे, इसी में लिख लेंगे, पेज कम है। देखिए 1 मिनट, पहाड़ी हिंदी, चौथी विभाषा लिखेंगे पहाड़ी हिंदी। इसमें भी 3 आती हैं, कुमाऊनी, लिख लीजिएगा, कुमाऊनी, गढ़वाली, बोल रहे हैं, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो कम से कम सुन के तो लिख लीजिए, गढ़वाली। और उसके बाद मड़ियाली, ये देखिए, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एक बार फिर से देख लीजिए।
हिंदी की विभाषाएं या उपभाषाएं व बोलियां तो टोटल कितनी हैं? 5 विभाषाएं हैं, 5 विभाषाएं, 17 या 18 बोलियां हैं। 18 कर लीजिएगा। अगर विकल्प में 18 हो तो 18 मारेंगे, नहीं 17 को मारेंगे। ठीक है, चलिए। 5 विभाषाएं, 5 उपभाषाएं, उपभाषाओं को ही विभाषा कहते हैं। तो चलिए, पश्चिमी हिंदी एक हो गया। पश्चिमी हिंदी से विकसित देखिए बोलियां हैं, ये 5 बोली हैं। खड़ी बोली, उसके बाद ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ये 5 हैं। फिर आप देखिए पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी दूसरी विभाषा है पूर्वी हिंदी। तीसरी विभाषा है बिहारी। बिहारी में मगही, मैथिली, भोजपुरी हो जाएगा। फिर पहाड़ी, पहाड़ी से भी 3 निकलती हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली, मड़ियाली। अब चलिए अगले पेज पे चलते हैं। 5वीं विभाषा देखें तो राजस्थानी हिंदी। 5वीं विभाषा देखें तो राजस्थानी हिंदी। कौन सी? 5वीं देखें तो राजस्थानी, स्थानी हिंदी। 5वीं उपभाषा या विभाषा देखें तो राजस्थानी हिंदी। अब देखिए इसमें भी 4 आती हैं, 4 आती हैं। मारवाड़ी, मालवी, उसके बाद मेवाती के बाद जयपुरी या इसी को ढूढ़ाड़ी बोलते हैं, ढूढ़ाड़ी। अब एक चीज़ आइए आपको कुछ चीज़ और दिखा दें, तब उसके बाद बता रहे हैं। देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, फिर से देखिए। हम आपको बता रहे थे हिंदी की विभाषाएं व बोलियां। तो 5 विभाषाएं हैं, 17 18 बोलियां हैं। अब गिनिए 18 17 बोलियां कहाँ से हो रही हैं। तो एक साइड देखिए, इधर जो नंबरिंग हुआ है वो विभाषाएं हैं, जो नंबरिंग हुआ है वो विभाषाएं हैं। वो क्या हैं? विभाषाएं हैं। तो कोशिश करेंगे कि देखिए अब बोलियों को गिन लीजिए कितनी हो रही हैं। खड़ी बोली एक खड़ी बोली है। दूसरा ब्रज 2 हो गया, हरियाणवी 3 हो गया, बुंदेली 4, कन्नौजी 5। देखिए अवधी 6, बघेली 7, छत्तीसगढ़ी 8, मगही 9, मैथिली 10, भोजपुरी 11, कुमाऊनी 12, गढ़वाली 13, मड़ियाली इल्ला है, इसको बना लीजिएगा। मड़ियाली है, मड़ियाली बोल रहे हैं, नहीं तो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। आप उल्टा सीधा लिख लेंगे फिर परेशान होंगे। देखिए हम भाषा विज्ञान आपको बता देंगे, पूरी लाइफ में नहीं गड़बड़ होगा। तो मड़ियाली, मड़ीड़ा है, मड़ियाली। तो देखिए कहाँ तक हम गिनती में पहुँचे थे मेरे भाई, गड़बड़ कर दिए फिर बताने के चक्कर में। देखिए 5 इसमें हैं, पश्चिमी हिंदी में 5, पूर्वी हिंदी में 3, 5 3 8, बिहारी हिंदी में 3 भाई, 8 3 11, पहाड़ी में 3, 11 3 14, मारवाड़ी 15, मालवी 16, मेवाती 17, जयपुरी 18। तो यही 18 बोलियां आपकी होती हैं, यही 18 बोलियां होती हैं। अब कहाँ से? एक आप जहाँ देखे हैं पहाड़ी हिंदी में मड़ियाली को हटा देता है कभी कभी, तो 17 हो जाती हैं। तो यही 5 उपभाषाएं आपकी हैं। पश्चिमी हिंदी 1 विभाषा, पूर्वी हिंदी 2, बिहारी 3 हो गया, पहाड़ी 4 हो गया, उसके बाद राजस्थानी 5 हो गया। अब देखिए एक चीज़ और देख लीजिए, लगे हाथ देख लीजिए। क्लास लंबी होगी और क्या होगा, जब चीज़ों को आप सीख ही रहे हैं तो थोड़ा सा कोशिश करिए अच्छे से सीख लीजिए। चलिए कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे से सिखाने की। आप सब हमारे भाई बहन हैं, तो 1 मिनट आप बने रहेंगे। चलिए आइए अब देखिए अपभ्रंश के रूप, हेडिंग डालेंगे अपभ्रंश के रूप। अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप सब मेरे भाई बहन हैं। आज अंतिम क्लास है टीजीटी शिल्पी का, तो आराम से पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटे के बजाय 1.5 होगा, 2 होगा, बस यही हो सकता है ना। लेकिन आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। बहुत अच्छे से अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और समझ भी जाएंगे। बहुत दिन का कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा। चलिए अपभ्रंश के रूप, आप हेडिंग बनाएंगे अपभ्रंश के, अपभ्रंश के रूप।
अपभ्रंश के रूपों की बात करें तो इसके कुल 7 रूप हैं। 7 रूप हैं। विकल्प में 7 मिले तो पहले 7 लगाना है, अगर 7 ना मिले तो 6 लगाएंगे, अगर विकल्प में 7 नहीं है तो 6 को लगाएंगे। अब चलिए 7 रूपों को देखते हैं। पहला अपभ्रंश का एक तरफ लिख लेंगे अपभ्रंश, अपभ्रंश लिखेंगे और उसके बाद उससे अपभ्रंश के रूप लिखेंगे, दूसरी तरफ उससे विकसित भाषाएं लिखेंगे। देखिए आप इस तरह से लिखेंगे अपभ्रंश, अपभ्रंश के रूप, के रूप, के रूप। दूसरी तरफ आप लिख लेंगे आधुनिक भाषा, उनसे विकसित आधुनिक, आधुनिक भाषा। अभी आप समझ जाएंगे, आगे बताएंगे तो भाषा या भाषाएं लिखेंगे, भाषाएं। अब देखिए अगर अपभ्रंश के पहले रूप की बात करें तो चलिए सौर सैनी, नहीं छोटा कोई ले रहे हैं, ऊपर नीचे हो जाएगा कोई नहीं, कोई बात नहीं। देखिए ब्राचड़, ब्राचड़ से शुरू कर रहे हैं, ब्राचड़, जगह इस पे कम है तो इसलिए ब्राचड़ को ले रहे हैं। ब्राचड़, इससे अगर हम बात करें आधुनिक भाषाओं की बात करें तो इससे ब्राचड़ से सिंधी का विकास हुआ है। सिंधी, देखिए मात्रात्मक त्रुटि, हमारा पेन सही नहीं है, कुछ इधर उधर होगा। तो अपभ्रंश के 7 रूप होते हैं। अपभ्रंश के रूप एक तरफ लिखेंगे, दूसरी तरफ उनसे विकसित आधुनिक भाषाएं। तो अपभ्रंश का पहला रूप हो गया ब्राचड़, इससे सिंधी का विकास होता है। अब देखिए इसी में दूसरा भी देख लें। दूसरा है महाराष्ट्री, महाराष्ट्री, महाराष्ट्री। अब देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा, ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन वाली हैं। तो महाराष्ट्री, इससे किसका विकास होता है? मराठी का, मराठी का। तो अपभ्रंश के 2 रूप देख चुके हैं हम 7 में से। अब चलिए तीसरा देख रहे हैं। तीसरे नंबर पे बात करें मेरे भाई बहन तो पैसाची होता है, पैसाची, पैसाची। इससे किस आधुनिक भाषा का विकास होता है? पंजाबी और लहदा, पंजाबी और लहदा, लहदा ना। अब चलिए अगला रूप देखिए, चौथा रूप, अपभ्रंश का चौथा रूप, पैसाची अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। तो मागधी अपभ्रंश, सारे नाम के आगे, इसके आगे नीचे अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, सबके नाम के नीचे अपभ्रंश लगा लीजिएगा। अब देखिए मागधी, मागधी, आप इसके साथ में मागधी अपभ्रंश लिख लीजिएगा पूरा। अब देखिए मागधी अपभ्रंश से देखिए किस आधुनिक भाषा का विकास होता है? इससे आपका, देखिए एरो बनाने दीजिए, इससे आपका 4 का विकास होता है। पहला तो आपका बिहारी हो गया, बिहारी। फिर आपका बंगला हो गया, बंगला। फिर आपका उड़िया हो गया, उड़िया। फिर आपका असमिया हो गया, असमिया। असमिया हो गया कि नहीं बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत अगर आपको है तो बताइए। बिहारी से अगर बोलियों की, बिहारी से देखिए बोलियों का विकास होता है, यहाँ नहीं लिखवा रहे हैं, वो भाषा में आप लिखें अभी कन्फ्यूजन होगा तो फिर आप उल्टा सीधा कर देंगे। बिहारी से भोजपुरी, मगही, मैथिली का विकास होता है। अगर इससे देखें तो भोजपुरी, भोजपुरी, भोजपुरी बोली है, ये आधुनिक भाषाएं हैं, इसीलिए इसमें लिखवा नहीं रहे हैं, अभी मिक्स हो जाएगा। भोजपुरी, मगही, मगही, मैथिली, वो भाषा में आप पढ़े हैं तो इसलिए इसमें समेटना नहीं चाह रहे हैं ना, अभी उल्टा सीधा हो जाएगा, आप फिर वही कन्फ्यूजन वाला। तो अब 5वें नंबर पे देखेंगे। 5वें नंबर महाराष्ट्री हम देख लिए, बाचड़ देख लिए, पैसाची देख लिए, मागधी देख लिए। तो अब हम देखिए खस को देखेंगे, खस अपभ्रंश। अपभ्रंश सब जोड़ लीजिएगा मेरे भाई, सभी में अपभ्रंश, सभी अपभ्रंश से ही विकसित अपभ्रंश के रूप ही हैं। तो खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास होता है, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी का विकास होता है। किसका विकास होता है? पहाड़ी हिंदी का। अब चलिए 6वें नंबर पे देखें तो अर्धमागधी, 6वें नंबर पे देखें तो अर्धमागधी, 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 अर्धमागधी अपभ्रंश जोड़ लीजिएगा, सभी में हमने बताया। इससे पूर्वी हिंदी का विकास होता है,
पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी से विकसित बोलियां आप जानते हैं 3 विकसित होती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ना, आप देख चुके हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी है कि नहीं। अब चलिए अपभ्रंश का 7वां रूप देख रहे हैं, अंतिम रूप, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 7वें रूप की बात करें तो सौर सैनी अपभ्रंश। कौन सा? सौर सैनी अपभ्रंश। अपभ्रंश हमने बताया था अपभ्रंश सभी में जोड़ लेंगे। अपभ्रंश। अब इससे किसका विकास होता है? इससे 3 आधुनिक भाषाओं का विकास होता है। कौन कौन से? पश्चिमी हिंदी, दूसरा आपका हो जाता है, दूसरे की बात करें तो राजस्थानी। तीसरा आपका गुजराती। ये आपके अपभ्रंश के रूप हो गए। भाई पश्चिमी हिंदी से आप जानते हैं, पश्चिमी हिंदी से किसका विकास होता है? पश्चिमी हिंदी से 5 आधुनिक बोलियों का विकास होता है। 5 बोलियां हैं, कौन कौन सी हैं? देखिए 5 बोलियां कौन कौन सी हैं, एक बार इसको देख लीजिए। खड़ी बोली, लिख लीजिए इसी में काट पीट के, और क्या। खड़ी बोली, 1 मिनट के एडजस्ट कर दे रहे हैं किसी तरह से, लेकिन आप तो प्रश्न ही नहीं करने देंगे पूरा, तो चलिए नंबरिंग करके लिख लीजिए। खड़ी बोली, इसे ही कौरवी कहते हैं, हम पहले बता चुके हैं, कौरवी। अब देखिए फिर दूसरे नंबर पे ब्रजभाषा, फिर तीसरे नंबर पे कन्नौजी, कन्नौजी 3 हो गए। बुंदेली के बाद और कौन सा छूट रहा है? ब्रजभाषा हो गया है, हरियाणवी, देखिए अब इससे ज़्यादा हम आपको बता भी नहीं पाएंगे क्योंकि ये कंटेंट की क्लास नहीं चल रही है। देखिए शुरू से समझिए। हिंदी की विभाषाएं कितनी होती हैं? 5 होती हैं। बोलियां कितनी होती हैं? 18 होती हैं। कितनी होती हैं? इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। कितनी होती हैं? तो 18 होती हैं। 17 होती हैं। अगर विकल्प में नहीं मिलेगा तो 17 लगाएंगे। आप नीचे नोट करके लिखिए या ऊपर हेडिंग डालेंगे हिंदी की विभाषाएं, ब्रैकेट में उपभाषाएं व बोलियां, आगे लिखेंगे। हिंदी में कुल 5 विभाषाएं व उपभाषाएं होती हैं और 17 बोलियां, कामा ब्रैकेट में लिख लेंगे 18 बोलियां होती हैं। 17 बोलियां, कामा नहीं, ब्रैकेट में लिखेंगे 18 बोलियां होती हैं। चलिए अब आगे देखेंगे। तो देखिए पहली विभाषा पश्चिमी हिंदी, इतने अच्छे से अभी तक आप समझे भी नहीं होंगे। चलिए दूसरी पूर्वी हिंदी, तीसरी आपका बिहारी हिंदी हो गया, चौथी आपका पहाड़ी हिंदी हो गया। क्लास लंबी हो जाएगी फिर समझना। राजस्थानी हिंदी हो जाएगी। राजस्थानी से 5 आधुनिक देखिए 5 बोलियों का विकास हुआ है। चलिए अपभ्रंश के रूप, उसके बाद हमने आपसे बताया था आप हेडिंग डालेंगे। अपभ्रंश का रूप ये अलग है, वो 5 उपभाषाएं 17-18 बोलियां जो हैं वो अलग है। अपभ्रंश का रूप अलग है। आप इसी विभाषाओं में और अपभ्रंश के रूपों में मेल करवा देते हैं, जब खिचड़ी कर देते हैं तो ख़राब हो जाता है। तो दोनों को एक जगह लिखिएगा, एक ही पेज में आगे पीछे लिख लीजिएगा तो इससे स्पष्ट हो जाएगा। अपभ्रंश का रूप आप हेडिंग डालेंगे, इनसे विकसित आधुनिक भाषाएं। देखिए ब्राचर से सिंधी का विकास हुआ, महाराष्ट्री से मराठी का विकास हुआ, पैसाची से पंजाबी और लहदा का हुआ, मागधी से बिहारी और बंगला, उड़िया, असमिया,
बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। भोजपुरी तो बिहारी हिंदी से विकास हुआ है ना, भोजपुरी, मगही, मैथिली, तो वो तो बिहारी हिंदी से विकास हुआ है। तो मुख्य रूप से अगर आधुनिक उपभाषाओं की बात करें तो बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया पूछा जाएगा। मागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है, तो उसमें 4 विकल्प रहेगा, बिहारी, बंगला, उड़िया, उसके बाद पंजाबी को देगा, कुछ इधर उधर कर सकता है। पैसाची अपभ्रंश से किसका विकास हुआ, तो अपभ्रंश सभी में जुड़ जाएगा, अपभ्रंश आप जोड़ लीजिएगा। चलिए, फिर उसके बाद अर्धमागधी वाला भी हमने देखा था, पूर्वी हिंदी का विकास होता है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास होता है, ये सारी चीज़ें आप देख चुके थे। देखिए, सौर सैनी अपभ्रंश से ना पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, गुजराती का विकास होता है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। चलिए, परंपरागत हिंदी ध्वनि विज्ञान के अनुसार मूल स्वर कौन सा है? परंपरागत हिंदी ध्वनि विज्ञान के अनुसार मूल स्वर कौन सा है? मूल स्वर की बात करें तो आ, ई, उ, ऋषि, यही आपका मूल स्वर है। चलिए, रीतिबद्ध काव्य धारा का प्रवर्तक बताइए, जल्दी करिए, थोड़ा सा रुकेंगे नहीं, समय पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलिए, रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? केशवदास हैं, तो आचार्य केशवदास। बिहारी किस काव्य धारक है? रीति मुक्त काव्य धारक है। चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए, यह वह केवल विद्यार्थी है, यही सही है। पहला ही ऑप्शन आपका सही है, पहला ही ऑप्शन आपका सही है, भटकिए मत। अभी तक आपके कितने सही हो रहे हैं तो आप बता दीजिएगा। अभी तक आपके कितने सही हो रहे हैं? 19 प्रश्न हो चुका है, आपके कितने सही हुए हैं तो बता दीजिएगा। चलिए, अब तेजी से चलेंगे। चलिए, शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? तो उज्ज्वल है, उज्ज्वल। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कमेंट जल्दी करिए। उसने कहा था कहानी के लेखक, उसने कहा था कहानी किसकी है? उसने कहा था कहानी यह, उसने कहा था 1915 में है, 1915 में है, तो यह किसकी है बताइए? बहुत अच्छा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सही हो गया, सही हो गया। तो उसने कहा था बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा का कांटा, बुद्धू का कांटा हो गया। उसके बाद बुद्धू का कांटा 1912 में है, और उसके बाद सुखमय जीवन, सुखमय जीवन, जीवन, यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। यह कितने सन 1911 में है, 1911 में। 3 कहानी लिखकर किसने प्रसिद्धि हासिल की थी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। चलिए, अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी है? आदिकाल की प्रवृत्ति पूछी जाती है जा रही, बताइए। श्रृंगारी काव्य, रहस्यवादी काव्य, वीर गाथा एवं प्रमुख प्रवृत्ति पूछी जा रही। तो वीर गाथात्मकता उसमें था, चरित गायन था, चरित न चारण कवि हुआ करते थे, वो देखिए क्या करते थे, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करते थे। तो वीर गाथा एवं चरित काव्य। चलिए, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना द्विवेदी युग की प्रतिनिधि कृति है बताइए? द्विवेदी युग की प्रतिनिधि कवि है तो भारत भारती। भारत भारती कब है? 1912 में है, 1912 में। इसके 3 खंड हैं, अतीत खंड, अतीत खंड और वर्तमान खंड, वर्तमान खंड, मान खंड, उसके बाद भविष्यत खंड, भविष्यत, भविष्यत खंड ना। पंचवटी कब है? 1925 में है। इसमें लक्ष्मण के उदात द्वापर कितने में है? 36 में है। इसमें नंद के वियोग वात्सल का चित्रण है, योग यशोधरा 1932 में है, 1932 में। ये सारी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रतिनिधि रचना की बात करें तो भारत भारती हो जाएगा, प्रतिनिधि रचना की बात करें तो भारत भारती हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे, क्या भूलूं क्या याद करूं, या किसकी है? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीट का निर्माण, बसेरे से 10 दिन, ये सारी रचनाएं किसकी हैं बताइए? आत्मकथा है। इसके कितने खंड हैं? अब हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का कितने खंड हैं? तो 4 खंड हैं, 4 खंड हैं। देखिए, क्या नीड बस 10 ट्रिक बनाए थे ना, क्या नीड बस 10, इस तरह से ट्रिक था आपका। क्या नीट से क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या से क्या भूलूं क्या याद करूं, नीट से नीट का निर्माण न, बस से बसेरे से 10 दिन न, इस तरह से बस बसेरे से, उसके बाद 10 से द्वार से सोपान तक
ये हो गया, तो 4 भाग हैं इसके। तो यह किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। अब तक आपके कितने सही हुए 24 में से? ईमानदारी से बताइएगा, नहीं तो हमारी मेहनत सारी डांड चली जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। परंपरागत मान्यता के अनुसार रामचरितमानस की रचना का आरंभ विक्रमी संवत से माना जाता है। कब हुआ था रामचरितमानस का? तो संवत 1631 करी कथा हरिपद धर सीसा। तो कौन सा हो जाएगा? 1631। 1631। तो रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की, TLSD, तुलसीदास। हम इसको TLSD बोलते हैं शार्ट में, तो तुलसीदास आप लिख लीजिएगा। तो बताइए रामचरितमानस में कितने सर्ग थे? रामचरितमानस में कुल कितने सर्ग थे? तो 7 सर्ग थे। इन सर्गों को क्या कहा जाता था? कांड कहा जाता था। क्या कहा गया था? कांड कहा गया था। तो पहले बाल कांड, बाल है ना, कुल 7 कांड हैं। आप 7 कांडों को क्रम से लिख के कमेंट कर दीजिए। आज देखेंगे कि कितने लोग ऐसा करते हैं। आज 7 कांडों को हम चेक करके रिप्लाई करेंगे, अवश्य करेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो सच में बता रहे हैं कि मैं रिप्लाई करूंगा, चाहे 1 घंटे लग जाए, चाहे 2 घंटे लग जाए, मैं रिप्लाई अवश्य करूंगा, पक्का। चाहे आप बाद में वीडियो देख कर करें, चाहे जब करें, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई अवश्य करूंगा। चलिए हमारा समय जाएगा, ज़रूर हम करेंगे। 5 कांडों को आप क्रम से लिखेंगे, 1 2 3 नंबरिंग करके। चक्रपाणी में समास है। बताइए चक्रपाणी में समास है। अगर पाणी शब्द जुड़ा रहे तो उसमें सीधा सीधा बहुब्रीहि समास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 26। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? बताइए। सूर सारावली, यही सूरदास की है, सूरदास की है। तो बहुत बचा के प्रश्न करिएगा। आपके कितने सही हो रहे हैं अंत में बताइए। तो सूर सारावली। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। अवधि एवं अवधि, अवधि और अवधि शब्दों का सही युग्म निम्नलिखित में से है, आपको बताना है। 28 नंबर प्रश्न का उत्तर आप बताइए। अवधि मतलब क्या होता है? समय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। अवधि एक बोली है, पूर्वी हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी की बोली है जिसमें अवधि आती है। अवधि। बघेली, अभी आप पढ़ के आ रहे हैं, बघेली छत्तीसगढ़ी आती है, छत्तीसगढ़ी गढ़ी आती है ना, आप ये पढ़ के आ रहे हैं। अगले प्रश्न पे। कबीर की रचनाओं के संग्रह बीजक को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आप कमेंट करके बताइए, बीजक को कितने भागों में विभाजित किया गया है? बता दें बीजक के बारे में। चलिए बीजक कितने भागों में विभाजित किया गया है, आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। हम लाइन नहीं खींच रहे हैं ना, अभी आप जान जाएंगे। चलिए अब आपका हो गया। तो देखिए साखी है, साखी है, दूसरा सबद है, तीसरा रमैनी है, रमैनी है। अब इसमें एक प्रश्न और बनता है। तो 3 भागों में है। कितने भागों में है? 3 भागों में है, टिक कर लेंगे। कितने भागों में है? तो 3 भागों में। चलिए साखी में दोहा छंद है, दोहा, दोहा छंद है। अरे भाई साखी का मतलब है साक्षी या प्रत्यक्ष ज्ञान। साखी का मतलब है साखी सामने, प्रत्यक्ष ज्ञान, या दोहा छंद में रचित है। सबद की बात करें तो यह गेय पद है। क्या है? इसमें गेय है, गेय पद भाई संगीतात्मकता है, सबद में संगीतात्मकता है, गाना है। रमैनी चौपाई और दोहा छंद में रचित है। चौपाई, यही प्रश्न पूछा जाता है, चौपाई और दोहा, दोहा छंद में रचित है। बहुत ज़्यादा बताएंगे तो इसके बारे में समय लग जाएगा। तो कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक को कितने भागों में? 3 भागों में, साखी सबद रमैनी। अब देखिए साखी की भाषा की बात करें, साखी की भाषा राजस्थानी है। साखी की भाषा बताएं, देखिए राजस्थानी है, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है। आप लिख लेंगे, हम बोल दे रहे हैं, चलिए बोल दे रहे हैं। तो साखी की भाषा राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है। अब सबद की भाषा लिख लीजिए, सबद की भाषा
शबद की भाषा ब्रज भाषा प्लस पूर्वी बोली है। शबद और रामायणी दोनों की भाषा ब्रज भाषा प्लस पूर्वी बोली है। शबद और रामायणी दोनों की भाषा ब्रज भाषा प्लस पूर्वी बोली है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। 29 हो गया। 30, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? अच्छे से समझाएंगे इसे, चाहे समय भले लग जाए, आज अंतिम क्लास है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? देखिए, इसके बारे में कुछ पॉइंट आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ में क्या होता है? प्रगतिशील लेखक संघ में क्या होता है? 1933 में क्या होता है? गांधी जी सक्रिय राजनीति से अलग होते हैं। गांधी जी सक्रिय राजनीति से अलग होते हैं। वे सक्रिय राजनीति से अलग होते हैं। उसके बाद 1934 में क्या होता है कि समाजवादी दल की स्थापना होती है। 1934 ईस्वी में समाजवादी दल की स्थापना होती है। फिर 35 में क्या होता है? इसमें समाजवादी दल की स्थापना 34 में। फिर 35 में क्या होता है? 35 में हेनरी बारबूज ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रगतिशील लेखकों का एक संघ बनाने का प्रयास किया। हेनरी बारबूज, ध्यान से सुन लीजिए। 1935 में क्या होता है कि हेनरी बारबूज ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रगतिशील लेखकों का एक संघ बनाने का प्रयास किया। 1935 में ही E.M. फॉरेस्टर की अध्यक्षता में फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की स्थापना होती है, जिसे हिंदी में प्रगतिशील लेखक संघ कहा जाता है। 1935 में ही E.M. फॉरेस्टर की अध्यक्षता में फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है। अब देखिए, इस अधिवेशन से प्रेरणा लेकर 1935 में ही मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर द्वारा लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है। अब यह पूछ रहा है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 35 तो अब है नहीं, तो अब विकल्प कौन सा लगाएंगे? 1935 में ही लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का घोषणा पत्र भी जारी हुआ, जिसे बाद में मुंशी प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका में प्रकाशित किया था। 1936 की बात करें तो 1936 आप लगाएंगे जब विकल्प में नहीं है। तो 1936 में प्रेमचंद की अध्यक्षता में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ, अगर यहाँ भारतीय शब्द जुड़ा होता, भारतीय नहीं तो वैसे 1935 में बना था प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 35 में हुआ था। लेकिन अगर भारतीय शब्द जुड़े, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, वह 1936 में हुआ था। उसकी अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रचनाकार का नाम दिया है गया है, इसमें कौन सा सुमेलित है कौन सा नहीं? बावरा अहेरी अज्ञेय की है, हुंकार दिनकर की है, पल्लव पंत की है, तार सप्तक यही हरिवंश राय बच्चन की नहीं है, यह अज्ञेय की है। अज्ञेय तार सप्तक के संपादक अज्ञेय हैं, ये संपादक थे, संपादक अज्ञेय थे। अच्छा, तार सप्तक के संपादक अज्ञेय थे, भाई अज्ञेय ही थे। और कुछ बताएं कि भाई चले, जैसा आप कहिए, आप जो भी कुछ कह देंगे, क्लास 4 घंटे की हो जाएगी, पानी पिएंगे बीच में रुक के, और क्या होगा बताइए? पानी पीने के लिए तो उठेंगे ज़रूर, रहने दें। प्रकाशक संस्था लिख लीजिए, प्रकाशक तार सप्तक का प्रकाशन कौन करता है? प्रकाशक संस्था कौन सी है? लिख लीजिए। चलिए, भारतीय ज्ञानपीठ संस्थान दिल्ली, भारतीय ज्ञानपीठ संस्थान दिल्ली हो गया। अब चलिए रुकेंगे नहीं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। अगले प्रश्न पे, आषाढ़ का एक दिन
को सामान्यतः किस प्रकार का नाटक माना जाता है? आषाढ़ का एक दिन सामान्यतः किस प्रकार का नाटक है, यही बताना है आपको। आषाढ़ का एक दिन किस प्रकार का नाटक है? तो ऐतिहासिक नाटक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, सच्चरित, सच्चरित में संधि है, बताइए, सच्चरित में संधि है, जल्दी जल्दी बताइए, इन प्रश्नों पे हम रुक नहीं पाएंगे, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। 33 नंबर बताइए, सच्चरित में संधि है, बता दीजिए मेरे भाई, बहुत सरल है, बताइए। 33 नंबर में इतना देर करेंगे तो व्यंजन संधि है, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन छायावाद के 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं है, बताना, जल्दी करिए जल्दी करिए। छायावाद के प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा, बताइए तो कौन सम्मिलित नहीं है? दिनकर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बहुत सही। किसका किसका सही वो कमेंट करिए। रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्ति, तो रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगार एवं रीति निरूपण है। आपका आप नहीं सुन रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, नहीं 2 घंटे ज़्यादा क्लास हो जाएगी। राजपुत्र का कौन सा, राजपुत्र में कौन सा समास है? जल्दी जल्दी बताइए, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? बहुत अच्छा, बताइए। षष्ठी तत्पुरुष है, कौन सा भाई? राजपुत्र में राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अब आप जोड़ लीजिए, संबंध कारक आ रहा है तो संबंध कारक 6वें नंबर पे आएगा तो षष्ठी हो जाएगा। षष्ठी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? षष्ठी हो जाएगा, हो गया कि नहीं? षष्ठी तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं ना, तो उसी में से एक है। चलिए, ये हमको बताइए। रासों के रचयिता, पृथ्वीराज रासों के रचयिता। बताइए। चलिए, लाइट चली गई थी। पृथ्वीराज रासों के रचयिता, एक मिनट आप लाइन पर रहेंगे, हम तुरंत वहाँ पर उन प्रश्नों पर पहुँच रहे हैं जहाँ पहुँचे थे। 1 मिनट। यहाँ पृथ्वीराज रासों के रचयिता तो चंद्रवरदायी, पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रवरदायी। भाई लाइट है, चली जाती है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। चलिए, चंद्रवरदायी, चंद्रवरदायी। पृथ्वीराज रासों में कितने सर्ग हैं? कितने सर्ग हैं बताइए? 69 सर्ग हैं। इसे समय कहा गया है, इन सर्गों को समय कहा गया है, समय। अब कितने छंद हैं? तो 68 छंद हैं। टोटल 68 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है, इसलिए छंदों का अजायब घर इसे कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे थोड़ा जल्दी करेंगे। मैला आंचल उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। मैला आंचल उपन्यास किसका है? मैला आंचल उपन्यास किसका है? तो फणेश्वर रेणु का है। कब है? 1954 में है, 1954 में है, 1954 में है। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, कौन सा अलंकार है? अगर इसमें मानवीकरण होता तो विकल्प में मानवीकरण हो जाता है। चलिए, कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास है, अनुप्रास है। हरिपद कोमल कमल से, बताइए। सा सी से सम हमने बताया था किस में आता है, तो बताइए उपमा अलंकार में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे, मांदा क्रांता छंद किस श्रेणी में आता है? मांदा क्रांता छंद किस श्रेणी में आता है? तो मात्रिक छंद, वर्णिक छंद है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? कलम का सिपाही लेखक है अमृत राय, अमृत राय। किसकी जीवनी है? तो किसकी जीवनी है? तो प्रेमचंद की जीवनी है। किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की जीवनी है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? शुक्ल वीरगाथा काल कहते हैं, वीरगाथा काल, गाथा काल। राम कुमार वर्मा संधि एवं चारण काल, संधि एवं चारण काल, चारण काल, संधि एवं चारण काल। बताइए। गणपत चंद्रगुप्त प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल। मिश्र बंधु आरंभिक काल। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ही आदिकाल। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, बताइए। विशेषण विशेष से हो तो उसमें कौन सा समास होता है? उसमें कौन सा समास होता है? तो कर्मधारय समास से होता है। चलिए, तट टीका का संधि विच्छेद आपको करना है। तट टीका का संधि विच्छेद बताइए। ऑप्शन नंबर बी। चलिए
नई कहानी आंदोलन के प्रमुख त्रिकोण माने जाते हैं। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख त्रिकोण बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सरल प्रश्न है, बार बार ये आ रहा है। तो कौन माने जाते हैं? मोहन राकेश हो गए, राजेंद्र यादव हो गए, कमलेश्वर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता। अशोक के फूल किसका है? अशोक के फूल किसका है? अशोक के फूल किसका है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है मेरे भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अशोक का फूल किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कैसे निबंधकार हैं? तो ललित निबंधकार हैं। कैसे? ललित निबंधकार हैं। ललित निबंधकार हैं। अगर इनके और रचनाओं की बात करें तो अशोक का फूल हो गया, कल्पलता हो गया, कल्पलता हो गया, कल्पलता हो गया। उसके बाद कल्पलता के बाद मध्यकालीन धर्म साधना, मध्यकालीन धर्म साधना, धर्म साधना लिख लीजिएगा, साधना। मध्यकालीन, इसको क कर लीजिएगा, फ नहीं है। मध्यकालीन धर्म साधना। विचार और वितर्क, विचार और वितर्क, और वितर्क, वितर्क, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, विचार प्रवाह, विचार प्रवाह। उसके बाद कुटज, कुटज लिख लीजिएगा, कुटज, कुटज, कुटज के बाद साहित्य सहचर कहीं लिख लीजिएगा। उसके बाद आलोक पर्व। चलिए अगले प्रश्न पर चल रहे हैं, तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ये ललित निबंधकार, अशोक के फूल निबंध संग्रह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। के अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। संस्कृत में द्वंद्व समास का उदाहरण आपको बताना है। द्वंद्व समास किसमें है भाई? द्वंद्व समास रामो, राम लक्ष्मणो। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं 49 नंबर। 49 नंबर, देर मत करिए, अब हमारी हिम्मत नहीं हो रही, हम आपसे बताएं कि हमारी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है इसमें। 49 नंबर, देशज शब्द बताना है। देशज लाठी हो गया, चश्मा आपका विदेशज हो गया, विदेशज हो गया, विदेशज हो गया। ये आपका तद्भव है, तद्भव है, तद्भव है। फिर उसके बाद ये भी तद्भव है, तद्भव है। तो बताइए, लाठी आपका देशज हो गया, तो विदेशज शब्द कौन सा है? विदेशज पूछा जा रहा है, तो विदेशज शब्द चश्मा हो गया। लाठी आपका देशज हो गया, बना लीजिए इसको, इसमें करना क्या है। तो लाठी आपका क्या हो गया? देशज, देशज हो गया, देशज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। डी की जगह बी कर लीजिए, इसमें विदेशज शब्द है तो चश्मा आपका हो जाएगा। चलिए, शेखर एक जीवनी, बहुत सरल है, इसमें रुकना नहीं है। तो शेखर एक जीवनी किसका है? आप कमेंट करिए। अज्ञेय का है, अज्ञेय का है। 1 मिनट आप लाइन पर रहेंगे, थोड़ा सा फ़ोन आ गया। तो यहाँ तक तो हम देख चुके थे ना, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक तो अज्ञेय। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक अज्ञेय। थोड़ा सा जल्दी करेंगे, एक फ़ोन आ गया है, कहीं जाना है। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। सूरसागर काव्य रचना मुख्यतः किस शैली में रची गई है? सूरसागर काव्य रचना मुख्यतः किस शैली में रची गई है, बताइए। तो यह श्रीमद् भागवत आधारित पद शैली में रची गई है। सूरसागर में पद है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा मेरे भाई? डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास पूछा जा रहा है। प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास गोदान है, गोदान है। 1935 में है ना, 1935 या 36? कमेंट करके बताइए। गबन 31 में है, चलिए बताइए कमेंट करके। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, बताइए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा बताइए, बताइए, हम लिख रहे हैं, बताइए, अब बता दीजिए। तो आशीर्वाद, कहाँ है आशीर्वाद? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 53 नंबर में ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब 54 देख रहे हैं। गुरु का विलोम, गुरु का विलोम क्या होता है? शिष्य नहीं होगा, गलत। सूरज आप गलत मैसेज कर रहे हैं। चलिए, गुरु का विलोम क्या होगा? लघु। ऑप्शन नंबर ए, गुरु का विलोम लघु होगा। चलिए, गुरु का विलोम क्या होगा? लघु। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो कुछ भी न जानता हो उसके लिए एक शब्द बताइए। जो कुछ भी न जानता हो, जो कुछ भी न जानता हो उसके लिए एक शब्द बताइए। इसी नंबर पे संपर्क करिएगा, 70 68 62
242। जिनको क्लास से जुड़ना है इसी नंबर पे संपर्क करेंगे, नए हों या पुराने हों, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, 70 68 62 0242 पे संपर्क करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए 70 68 62 0242। चलिए, जो कुछ न जानता हो बताइए, जो कुछ भी न जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं, अज्ञ, अज्ञा, अज्ञा। चलिए, अज्ञानी, अज्ञा। चलिए अगले प्रश्न पे, विद्या प्लस आलय में कौन सा, बताइए कौन सी संधि होगी? संधि बतानी है, संधि का रूप इसे बताइए। तो विद्यालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्यालय। ऑप्शन नंबर ए भी है क्या, शायद देख लीजिएगा आप। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, शायद दोनों सही है। चलिए, टाइपिंग एरर है दोनों में, विद्यालय ए और सी दोनों विद्यालय। चलिए, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, कब स्वीकार किया था? संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया था बताइए? तो 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को। चलिए, पठनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। पठनीय शब्द में बताइए, पठनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। तो मूल शब्द निकाल लीजिए, पठ हो गया प्लस अनी, अनी प्रत्यय हो गया, अनी तो कहाँ है अनी? तो यही हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी। दर्शन, किसी के दर्शन करना। दर्शन शब्द का प्रयोग सामान्यतः किस वचन में होता है? दर्शन, प्राण, आंसू, नेत्र, बताइए। तो ये सदा बहुवचन में होते हैं, सदा बहुवचन में होते हैं। चलिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किस अवधि, किस वर्ष किया है? सरस्वती पत्रिका की बात करें, सरस्वती पत्रिका, इसकी सरस्वती पत्रिका की बात करें तो स्थापना इसकी 1900, स्थापना या प्रकाशन वर्ष लिख लीजिए, प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में। संस्थापक की बात करें, संस्थापक की बात करें तो चिंतामणि घोष। यह कहाँ से निकलती थी? प्रयाग से। यह कैसी पत्रिका थी? मासिक थी। तो 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, रचना एवं रचनाकार सुमेलित युग्म है, सुमेलित युग्म आपको बताना है, बताइए कौन सा युग्म सुमेलित है, बताइए। कुरुक्षेत्र दिनकर की है, साकेत मैथिली शरण गुप्त की है, नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत की कविता है, यह बार बार पूछी जाती है तो इसे आप देखेंगे। हिमतरंगणी किसकी है? बताइए। हिमतरंगणी माखनलाल चतुर्वेदी की है, बताइए। सुमेलित युग है, सुमेलित युग्म है। 61 नंबर प्रश्न, बताइए। तो चलिए, इसमें सभी विकल्प सुमेलित हैं, यह टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ दूसरा नाम होना चाहिए था किसी एक विकल्प में, तो सभी सुमेलित हैं, इसमें आप सभी सुमेलित कर लेंगे, सभी सुमेलित है। एक प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक है, तो सभी सही है, तो सभी सही है, इसमें सभी सुमेलित है, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। चलिए, नागार्जुन की कौन सी रचना है? नागार्जुन की रचना बताना है, नागार्जुन की रचना बताइए, थोड़ा जल्दी करिए, हिम्मत अब नहीं है कि हम, क्योंकि जब शुरू में बोल देते हैं तो फिर दोबारा हिम्मत नहीं पड़ती। नागार्जुन की रचना बताइए। तो बलचनामा। चलिए, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बताइए इसमें कौन सा गुण है? तो प्रसाद गुण है। चलिए, निम्नलिखित में से तद्भव है, तद्भव बताइए कौन सा है? तद्भव तो आँख है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? बताइए,
सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। चलिए, तो कितने होते हैं? 3। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार का होता है। चलिए, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बताइए, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग बताना है कौन सा है। दही पुल्लिंग है, तो घी भी पुल्लिंग है, तेल भी पुल्लिंग है, द्रववाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं प्रायः। तो मिठाई कौन सा है? स्त्रीलिंग है। मिठाई कौन सा है? स्त्रीलिंग है। चलिए, अगले विकल्प पे, सूर्योदय का संधि विच्छेद कर दीजिए। सूर्य प्लस उदय कहीं है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 67 का ऑप्शन नंबर ए गुण स्वर संधि है मेरे भाई, गुण स्वर संधि। चलिए, कालिदास की रचना नहीं है। कालिदास की कौन सी रचना नहीं है? किरात अर्जुनीय भारवी की है, भारवी की है। इसमें कुल कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, तितली उपन्यास किसका है? तो कतई, कतई ट्रिक है। कतई जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, शंकर प्रसाद ना, प्रसाद। अब देखिए, कतई ट्रिक देख लीजिए। कंकाल हो गया, कंकाल। त से तितली हो गया, तितली। ई से इरावती, तो कतई, इरावती, इरावती। ये 3 उपन्यास जयशंकर प्रसाद के हैं। तो किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 69 नंबर में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अगले विकल्प पे चल रहे हैं, कतई ट्रिक है। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत रचना का सन बताना है। पद्मावत किस सन में है? पद्मावत 1540 में है। पद्मावत कब है? 1540 में है। पद्मावत कब है? 1540 में है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। चलिए, 10 कुमार चरित किसकी रचना है? बहुत सरल है, आप बताइए 10 कुमार चरित किसकी रचना है? कमेंट करिए जल्दी जल्दी, हम आपसे बताएं कि जल्दी करवाना चाह रहे हैं। 71 मिनट हो गया, 1 घंटे 11 मिनट हो गई क्लास। 20 मिनट में ख़त्म करें, 20-25 मिनट में। 10 कुमार चरित किसकी रचना है? तो 10 कुमार चरित किसकी रचना है? दंडी की है। अगले प्रश्न पे, राम ने रावण को बाण से मारा, किससे मारा? प्रश्न कीजिए, किससे मारा? राम ने रावण को बाण से मारा, तो कौन सा कारक हो जाएगा? साधन का प्रयोग हो रहा है। किससे मारा? बाण से मारा, तो करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आधे अधूरे नाटक किसका है? आधे अधूरे नाटक किसका है? चलिए, आधे अधूरे नाटक किसका है, यही बताना है। आधे अधूरे नाटक बताना है। आधे अधूरे नाटक किसका है, यही बताइए। आधे अधूरे नाटक बताइए जल्दी करिए, ये तो सरल प्रश्न है ना। आधे अधूरे तो मोहन राकेश का है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अष्टछाप के कवियों का संगठन किसने किया था? अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? बताइए। 1565 में हुआ था। बताइए, 1565 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो विट्ठल नाथ ने किया था। चार अपने पिता के शिष्यों को लेकर किया था। चलिए, सूर साहित्य के लेखक, सूर साहित्य के लेखक कौन है? सूर साहित्य के लेखक, बहुत अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारतेंद्र ने आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना? किस साहित्यकार ने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किस साहित्यकार ने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किस साहित्यकार ने कहा? बताइए, किस साहित्यकार ने कहा? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए, अगले प्रश्न पे, जो विवादित था, देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। अब देखिए, आयोग ने इसमें क्या माना है? देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। चलिए, देवनागरी बताइए, देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं। तो यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, यही नहीं है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, दाएं। तो चलिए, यही इसकी विशेषता नहीं है। देखिए, एक प्रश्न इसमें आया था विवादित देवनागरी लिपि से। परंपरागत संस्कृत व्याकरण के अनुसार हिंदी में कुल कितने मूल व्यंजन हैं? मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, 33 है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार भारतेंदु मंडल से संबंध नहीं है? चेक करिए भारतेंदु मंडल में। बताइए, बद्रीनाथ घन है, बालकृष्ण भट्ट है, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी, यही नहीं है। चलिए,
गेहूं और गुलाब संस्मरण किसका है? गेहूं और गुलाब संस्मरण किसका है, यही बताना है। गेहूं और गुलाब, अरे सीधा सीधा आप देख लीजिए इनमें से किसका है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी क्या है, किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी क्या है? चलिए, अरे यायावर याद रहेगा, अरे यायावर रहेगा याद, यात्रावृत्त के लेखक, यह गद्य गीत है, किसका है? यात्रावृत्त है, किसका है? तो अज्ञेय का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, छ छ ज झ इय किस उच्चारण स्थान से उच्चारित होते हैं बता लीजिए। कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत किससे होता है? तो कंठ और तालव्य मूर्धन किस में से होता है? तो यह तालव्य है, बताइए, तालव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्प, पुष्प का पर्यायवाची बताइए, पुष्प का पर्यायवाची आपको बताना है। पुष्प का पर्यायवाची, बहुत अच्छा, सुमन, इसमें और कोई विकल्प मैच ही नहीं कर रहा है, तो सुमन। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? देख लीजिए 2022 का पेपर, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है? जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है, बताइए, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो अनामिका नहीं है, अनामिका नहीं है। यह बताइए किसकी रचना है अनामिका? भाई अनामिका किसकी रचना है, कमेंट करके बताइए। तो जयशंकर प्रसाद का आंसू है, लहर है, झरना है, सारी रचनाएं हैं, तो अनामिका नहीं है। चलिए, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती कुतुबन की। जायसी की रचना पद्मावत, पद्मावत, पद्मावत। मंझन की मधुमालती, मधुमालती। चलिए, उस्मान की चित्रावली हो जाएगी, लिख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हो जाएगा। चलिए, पद परिचय में सामान्यतः किन तत्वों का उल्लेख किया जाता है? पद परिचय में किन तत्वों का उल्लेख किया जाता है? तो बताइए, केवल शब्द भेद कारक, केवल काल एवं पुरुष, लिंग वचन, बताइए, कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न को थोड़ा सा हम थक भी गए हैं, बताइए। तो लिंग वचन यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। रामचंद्र शुक्ल के निबंध में श्रद्धा के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार श्रद्धा का संबंध है किससे है? श्रद्धा का संबंध किससे है? गुरुजनों से है, वृद्धों से है, केवल देवताओं से है? तो किससे है? सद्गुणों से, सद्गुण और सद्गुण के प्रति आदर भाव से है श्रद्धा का संबंध। चलिए, सामान्यतः हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक आपको बताना है, मौलिक नाटक आपको बताना है, मौलिक नाटक आपको बताना है। तो नहुस हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? नहुस हो जाएगा। अब एक भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे, लास्ट में बताएंगे कि आपका कितना सही हो रहा है, कोशिश करेंगे। बहुत सरल प्रश्न था, अगर इसमें आप 115-18 नहीं जा रहे हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपकी तैयारी शून्य है। बताइए, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, नहीं शब्दों से प्रश्न इसमें ज़्यादा है। समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कूल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सारे समुद्र के पर्यायवाची हैं, कूल नहीं है। बताइए, 90 नंबर हो गया। अब अगले प्रश्न पे 101 चल रहा है, ये बताइए 91 नंबर। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी की प्रमुख उपभाषाओं की संख्या कितनी है? इन्होंने 2 माना है, 2 माना है। चलिए, इंदुमती कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? इंदुमती कहानी का प्रकाशन कब हुआ था, यही बताना है। सरस्वती में 1900 में, सरस्वती में 1900 में, बहुत अच्छा। चलिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कि मैंने राम रूपी रत्न को पा लिया है, बताइए, उसी को रत्न माना जा रहा है। तो रूपक अलंकार हो रहा है, कौन सा अलंकार हो रहा है? रूपक अलंकार हो रहा है। शिशुपाल वध महाकाव्य के रचयिता, शिशुपाल वध किसकी रचना है? माघ की, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माघ की रचना है। चलिए, आसमान सिर पर उठाना, आसमान सिर पर उठाना क्या है, बताइए, मुहावरे का अर्थ बताना है। बहुत शोर मचाना, बहुत शोर मचाना, आसमान सिर पर उठाना तो बहुत शोर मचा रहे हैं केवल आप बस। त्यागपत्र, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक, त्यागपत्र किसका है? त्यागपत्र किसका है? त्यागपत्र किसका है? जैनेन्द्र का है,
जय परख सुनीता त्याग पत्र किसकी है, बताइए। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। कामायनी हिंदी में किस काव्य रूप के अंतर्गत मानी जाती है? कामायनी क्या है? खंड काव्य है, मुक्तक है, गीत काव्य है, तो क्या है? आख्यानक महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए, देवनागरी लिपि की त्रुटियों के सुधार हेतु प्रयास किसने नहीं किया? किसने नहीं किया? बाकी सभी ने किया है, बताइए। तो किसने नहीं किया? श्याम सुंदर दास किए हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी किए हैं, गोरख प्रसाद, बंकिम चंद्र चटर्जी ने नहीं किया। चलिए, देवनागरी लिपि का मूल स्रोत किस लिपि को माना जाता है? देखिए, अब आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ब्राह्मी माना है, बताइए। इस प्रश्न का उत्तर आयोग ने ब्राह्मी माना है, तो आप ब्राह्मी को ही लगाएंगे, क्योंकि अब जब आयोग ने यही माना है तो आप लगाएंगे क्या? वैसे तो इसमें सही कुटिल होगा, तो आप आयोग के अनुसार ही काम करेंगे। अब आगे प्रश्न आएगा तो आप ब्राह्मी को ही लगाएंगे, क्योंकि आयोग के अनुसार ही आपको लगाना है। वैसे सही तो कुटिल है। चलिए, इसी प्रश्न को लेकर विवाद था, यही एक प्रश्न कोर्ट में चल भी रहा है, दो प्रश्न एक। चलिए, राजा निर्वसीय कहानी किसकी है? राजा निर्वसीय कहानी किसकी है? बहुत अच्छा, कमलेश्वर की है। किसकी है मेरे भाई? कमलेश्वर की है। किसकी है? कमलेश्वर की है। चलिए, राजा निर्वसीय कहानी किसकी है? तो कमलेश्वर की है। वाक्य बताइए। रामः वने गच्छति, बताइए। रामः वने गच्छति, बताइए। कहाँ जाता है? वन जाता है, बताइए। कर्म है, पूछिए। कर्म कारक है भाई, कर्म कारक है, इसको लगाएंगे कर्म कारक। अधिकरण को यहाँ काट देंगे, कर्म कारक होगा। रामः वनम, यहाँ बिंदी कर लेंगे। रामः वनम गच्छति, बताइए। तो कर्म कारक होगा। ऑप्शन नंबर डी टाइपिंग मिस्टेक है। पुनरुक्ति दोष किस श्रेणी का दोष है? यह प्रश्न विवादित है, 2022 वाला। पुनरुक्ति दोष किस श्रेणी का है? पुनरुक्ति दोष किस श्रेणी का दोष है? यह विवादित है। देखिए भैया, यह अर्थ दोष है। कौन सा दोष है? अर्थ दोष है, वाक्य दोष नहीं है। जिसमें उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय का निषेध कर उपमान का आरोप किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अपोहिनति अलंकार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 103 में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, आप 104 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंद्र युग की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं? भारतेंद्र युग की विशेषता नहीं है, बताइए। नहीं से ज़्यादा प्रश्न आया है। तो प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, बहुत अच्छा आपने बताया। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। मानक रूप में स्वीकृत बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे संकलित माने जाते हैं? अब बताइए। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? कुल 719 छंद है। बिहारी सतसई में कितना छंद है? 719। अब इसमें 713 दोहा है, 6 सोरठा है। तो कितने दोहे हैं? 713। ऑप्शन नंबर बी। अग्नि का तद्भव बताना है। अग्नि का तद्भव सीधा सीधा बहुत सरल है, आग हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण की मात्राएं। देखिए, दोहा में आपका, आप आंसर मैसेज करिए। आप यहाँ देख रहे हैं तो ठीक है, आप विकल्प पहले मैसेज करिए। दोहा में 13 और 11 होता है। सोरठा में कितना होता है? सोरठा में 11 और 13 होता है। तो क्या पूछा जा रहा है? पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों का पूछा जा रहा है, तो कितनी मात्राएं होती है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सोरठा का पूछा जा रहा है, ना कि दोहा का। चलिए, रस के अवयव बताना है। रस के कितने अवयव होते हैं, बताइए। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव।
बताइए। तो 1 2 3 4 कितने होते हैं? 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। चलिए, काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द 2 बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। एक घटा का अर्थ है बादलों का समूह, बादलों का एक घटा का अर्थ है कम होना, कम। चलिए, ऑप्शन नंबर डी। त्रिवेणी में किनकी त्रिलोचना है? बताइए, किनकी आलोचना है? त्रिवेणी में किनकी आलोचना है? यह त्रिवेणी रचना किसकी है? ये बताइए पहले, तब। यह त्रिवेणी रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, शुक्ल की है। इसमें कौन 3 लोग हैं त्रिवेणी में? बताइए। जायसी, सूर, तुलसी है। तो जायसी, सूर, तुलसी कहाँ है विकल्प में? जायसी, सूर, तुलसी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कबीर को महत्व शुक्ल ने नहीं दिया है। कबीर आप जहाँ देखिए काट दीजिए, देखिए कबीर है, कबीर को तुरंत उड़ा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह शुक्ल की आलोचना है, शुक्ल की रचना है, इसमें 3 लोग हैं भाई, फिर से देख लीजिए। जायसी, सूर, तुलसी। चलिए, निम्नलिखित में से रीत मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है? रीत मुक्त काव्यधारा का कवि बताना है। तो घनानंद है, यही रीत मुक्त। घनानंद ठाकुर, बोधा, आलम, द्विजदेव ये रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। किस काव्यधारा के हैं? तो रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। चलिए, राम विद्यालय जाता है का संस्कृत अनुवाद करिए। राम विद्यालय जाता है, रामः विद्यालयम गच्छन्ति, कहीं है रामः विद्यालयम गच्छन्ति, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रामः विद्यालयम गच्छन्ति। चलिए, मुख मानो चंद्रमा है, संभावना व्यक्त की जा रही है, मुख में कल्पना की जा रही है, तो कौन सी अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए, सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी होती है? कमेंट करके बताइए, हिम्मत नहीं हो रही, जल्दी जल्दी थोड़ा सा आप कमेंट करेंगे। अब हम रुके हैं, अभी तक आपके कितने सही हुए? थोड़ा सा आप ये भी बताते रहिए कि आपके अभी तक कितने सही हुए, अब तक आपके कितने सही हुए। भाई 114 तक आप पहुँचे हैं, तो कितना आपका सही हुआ? 108, 109, 113, 114। तो चलिए, जो भी है आप कमेंट करके बताइए। तो 114 में सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी है? 8 है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, पूस की रात किसकी कहानी है? पूस की रात किसकी कहानी, यही बताना है। पूस की रात किसकी कहानी है? पूस की रात किसकी कहानी है? तो प्रेमचंद की है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 115 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो, कौन सा शब्द उपयुक्त है? कौन सा शब्द कौन सा एक शब्द उपयुक्त है जिसकी उपमा ना हो? तो अनुपम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भवभूत की रचनाओं में सम्मिलित नहीं है, बताइए। भवभूत की रचनाओं में कौन सी सम्मिलित नहीं है? यही शाकुंतल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। मालती माधव महावीर चरितम, मालती माधव में 10 अंक है, महावीर चरितम में 7 अंक है, उत्तर रामचरितम में 7 अंक है। यह तीनों भवभूत की रचनाएं हैं। चलिए, अनुकरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, देखिए अनुकरण, आप बताते रहिए, हम तो लिख रहे हैं, हमारा काम ही है लिखना। तो बराबर अनु को अलग कर लीजिए, प्लस करण, करण मूल शब्द हो जाएगा। तो कौन सा है? तो यही आपका हो जाएगा। कौन सा है? यही अनु उपसर्ग, अन नहीं। चलिए, अनिल एवं अनल शब्दों का सही युग्म बताना है। अनिल मतलब हवा होती है, अनिल बराबर हवा, अनल बराबर आग, अनल बराबर आग, अनल बराबर आग कहाँ है? वायु प्लस अग्नि कहीं है? ऑप्शन नंबर डी में है क्या? ऑप्शन नंबर डी, वायु प्लस अग्नि हो जाएगा। 119 में अनिल मतलब वायु, हवा हो जाएगी, वायु, वायु हवा एक ही बात हुई। आग हो जाएगा, आग या अग्नि कहिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता, अब इससे सरल तो नाटक में प्रश्न और कुछ नहीं हो सकता। तो जयशंकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। चलिए, 5 प्रश्नों में हम देखेंगे कि किसका 5 का पाँचों सही होता है। 120 हो गया। अब 5 प्रश्नों में आपका टेस्ट है। अभी तक आपने क्या दिया क्या नहीं किया, 5 प्रश्नों में हम आपका इंतज़ार करेंगे। चलिए, नंबर 1, नई कविता पत्रिका के संपादक हैं। चलिए, आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है और 20 सेकंड का समय दिया गया है, बताते रहिए तब तक। बताइए। बी 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 डी बी अलका, प्रीति सिंह, बी अंजलि, ऋषभ, लवकुश, विपिन। तो चलिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब गिनते रहिए। 5 आपके 5 प्रश्न हैं, इनमें से देखिए आप 5 पाँचों सही कर लेते हैं। वीर रस एवं रौद्र रस किस गुण की प्रधानता है? बताइए। वीर रस और रौद्र रस किस में पाया जाता है? किस गुण में पाया जाता है? किस काव्य गुण में पाया जाता है? बताइए। प्रिया, बहुत अच्छा, ओज गुण में। चलिए, वीर रस का स्थायी भाव बताना है। वीर रस का स्थायी भाव, इसमें भी आप क्रोध लगा रहे हैं, पता नहीं क्यों। उत्साह होगा। चलिए, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। सबसे पहले प्रिया का आंसर तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 125वां लास्ट है। अब देखिए किसका सही होता है। चलिए, कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता। कुरुक्षेत्र काव्य किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र काव्य किसकी रचना है, यही आपको बताना है। कुरुक्षेत्र काव्य किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र काव्य किसकी रचना है, बताइए। ये तो सबका सही हो गया, रामधारी सिंह दिनकर। देखिए, वैकेंसी आपकी हमने पहले भी बता दी कि बहुत जल्दी आएगी। सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। एक बात और सुन लीजिए, क्लास से जुड़ने के लिए आप इसी नंबर पे संपर्क करेंगे, 70 68 62 0242। अभी रक्षाबंधन तक हो सकता है बंद भी रहे, तो आप व्हाट्सअप करेंगे 70 68 62 0242, 81 12 35 34 35, 81 12 35 34 35 पे संपर्क करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस पर आप ध्यान देंगे। और छुट्टी आपकी 1 सितंबर तक रहेगी। 1 सितंबर से क्लास चलेगी। 1 सितंबर तक हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। वह त्यौहार है, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करें आप निरंतर आगे बढ़ें, यही मेरी प्रभु से कामना है। आप सभी हमारे छोटे बड़े भाई बहन हैं, तो आप रक्षाबंधन एंजॉय कीजिए, लेकिन थोड़ा सा आप समय मिले तो पढ़ते भी रहा करिए। तो रात्रि में क्लास, हमारी सारी क्लास निःशुल्क है। हम तो ऑफलाइन के लिए भी आपकी व्यवस्था कर रहे हैं, अगर हो जाएगी व्यवस्था तो हम ऑफलाइन भी देंगे निःशुल्क। तो बस आज यहीं तक। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। अगले रक्षाबंधन पे आप नौकरी करते हुए मिलें। ठीक है सर, आपको भी सब ठीक।